अच्छा स्टूडेंट्स, हियर इज़ अरशद हयात। आज हम डिस्कस करेंगे गैस चैप्टर लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने गैसेस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT। दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें जितने भी पास्टुलेट है तो ये वाली बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि केएमटी में हम जितने भी पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मीन केएमटी जो है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर KMT is applicable for 100% आइडियल गैस। कि अगर एक गैस आपके पास 100% आइडियल हो तब जाके KMT जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें जितने भी पास्टुलेट हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे गैसेस के लिए डिस्कस करेंगे जो कि 100% आइडियल गैस हो। अच्छा, हमारा इस चैप्टर में टॉपिक होगा कि आइडियल गैस और रियल गैस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से हम करेंगे। लेकिन पहली बात ये याद रखें कि एक गैस 100% आइडियल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि KMT का जो थ्योरी थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, ये सबसे पहले 1738 में बर्नूली ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उसके बाद जो इसके फर्दर डेवलपमेंट की थी, फर्दर डेवलप बाय, तो वो दो साइंटिस्ट थे एंड द वन इज कॉल्ड मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। तो ये दो बातें भी अपने पास नोट कर दें। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें कि 1857 में फिर क्लासियस ने इंट्रोड्यूस करवाया, काइनेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हम इस चैप्टर के मिडल में डिस्कस करेंगे। सो क्लासियस ने 1858 में काइनेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, बर्नूली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई और फर्दर डेवलपमेंट जो थी वो आपके पास किस साइंटिस्ट ने किया था, वो मैक्सवेल ने किया था। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एंड postulates of kinetic molecular theory, एक गैस 100% आइडियल होना चाहिए। सो यहाँ पे ये वाली बात याद रखें कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, gas molecules is identical at all respect. Gas molecule is identical at all respect.
अच्छा, अब यहाँ पे ये बात ज़रा अंडरलाइन कर दे कि व्हाट इज़ मीन बाय आइडेंटिकल। ऑल रिस्पेक्ट से क्या मतलब है? गैस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल एट ऑल रिस्पेक्ट। तो ऐसा है कि अगर मैं एक सिलेंडर में गैस को कंसिडर कर दूं, अगर मैं एक सिलेंडर में गैस को कंसिडर कर दूं और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गैस है ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। सो गैस मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल एट ऑल रिस्पेक्ट। मीन ऑल रिस्पेक्ट से मेरा मतलब, ऑल रिस्पेक्ट से मेरा मतलब मास भी हो सकता है, ऑल रिस्पेक्ट से मेरा मतलब मास भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है और साइज भी हो सकता है। मास, शेप एंड साइज, मास, शेप एंड साइज। अच्छा, अब इन तीनों बातों को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय मास, व्हाट इज़ मीन बाय शेप एंड व्हाट इज़ मीन बाय साइज। मास से मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक पार्टिकल उठा दूँ और इसका मास, तो लेट सपोज 44 ग्राम पर मोल, यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम, मीन एक मोल में एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। अच्छा, शेप, तो अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का शेप देखूँ, ज्योमेट्री देखूँ, तो वो लीनियर होगी। सेम टू सेम इस पार्टिकल की भी अगर मैं ज्योमेट्री देखूँ तो वो भी लीनियर होगी। तो दोनों का जो शेप होगा वो सेम होगा। और अगर दोनों का साइज देखूँ तो दोनों के साइज भी सेम होंगे, मतलब इसने जितना जगह घेरा है उसने भी इतना जगह घेरा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट गैसेस मॉलिक्यूल ऑल रिस्पेक्ट से वो सेम होने चाहिए। अच्छा, जब ऑल रिस्पेक्ट से सेम होंगे तो दूसरी बात ये नोट कर दे कि गैसेस मॉलिक्यूल जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये फ्रीली जो है वो मोशन कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। सो गैस मॉलिक्यूल्स randomly move, randomly move। ओके, randomly move मीन इसकी अपनी मर्जी है, वो एनी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन में वो मोशन कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस गैस के सिलेंडर में ये पार्टिकल को ज़रा उठा दूँ तो ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जो है ये जा सकता है। तो अगर रेंडमली मूव करेंगे तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि ऑटोमेटिकली ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ तो फिर कोलिजन भी कर सकता है। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड, गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड्स। और ये कोलाइड जो कोलिजन होती है, कोलाइड्स तो दो किस्म की हो सकती है, वो ईच अदर भी हो सकती है और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी हो सकती है, वॉल ऑफ द कंटेनर, ईच अदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर।
अच्छा, अब वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ अगर एक मॉलिक्यूल आएगा तो एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलिजन में इन्वॉल्व होगा, और जितना वो तेज़ी से कोलाइड करेगा ऑटोमेटिकली उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। और ईच अदर में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो मॉलिक्यूल आएंगे और वो एक ही टाइम में और एक ही जगह पे कोलिजन करेंगे, और यार ऐसा भी हो सकता है कि तीन मॉलिक्यूल आएंगे और वो एक ही जगह पे और एक ही टाइम में कोलिजन भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी चार मॉलिक्यूल का एक जगह पे आना वो इम्पॉसिबल है। चार मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं कर सकते, एक ही टाइम में और एक ही जगह पे कोलिजन नहीं कर सकते। और फिर नेक्स्ट पास्टुलेट हमें ये कह रहा है कि ठीक है, अगर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करे या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन करे ना, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कोलिजन जो होगा, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। ओके, अब यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दे, व्हाट इज मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मीन कि टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा, एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। This is called perfectly elastic collision। और नेक्स्ट पास्टुलेट के मुताबिक अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि चार मॉलिक्यूल का कोलिजन जो है वो इम्पॉसिबल है। हाँ, तीन मॉलिक्यूल वो एक दूसरे के साथ कोलिजन कर सकते हैं, चार मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन कर सकते हैं। ये बात ज़रा आपने अंडरलाइन कर देनी है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दो तीन पॉइंट्स के बेस पे हम ये सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, अच्छा इस पोस्टुलेट को यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 6 और 7 वाला पोस्टुलेट आपने ज़रा नोट कर देना है। फिफ्थ पोस्टुलेट के मुताबिक प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन विद वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी कोलिजन कर सकते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कर सकते हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस is due to the collision of molecule with wall of the container, जितना तेजी से एक मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन करेगा ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर जो है, उस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। और जितने एक गैस के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आपने 6 पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर देना है। ये कह रहा है कि देयर आर नो अट्रैक्शन मीन नो इंटरेक्शन की चले हम बात कर देते हैं। नो इंटरेक्शन में अट्रैक्टेड फोर्सेस भी आ जाती है और रिपल्सिव फोर्सेस भी आ जाती है among molecules।
among gas molecules। अच्छा, अब इस पॉइंट का ये मतलब है नो इंटरेक्शन। तो नो इंटरेक्शन मीन अट्रैक्टेड फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि अगर आप एक गैस के सिलेंडर में से उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ कोई काम नहीं होगा। ना तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टेड फोर्सेस होगी और ना ही मॉलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्सेस होगी। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। और हाँ, ये वाली बात ठीक है, लेकिन ये वाली बात किस गैसेस के लिए ठीक है? ये वाली बात आइडियल गैस के लिए ठीक होगी। तो इस बात को ज़रा अंडरलाइन कर दे कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस कह रहा है कि आइडियल गैस वो होगा जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे ये और एक दूसरा पॉइंट भी ज़रा आपने अंडरलाइन कर देना है, और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वॉल्यूम ऑफ गैस molecules is neglect as compared to total volume of gas। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात आइडियल गैस के लिए ठीक है। इन दोनों बातों के बेस पे, इन दो पोस्टुलेट के बेस पे हम यहाँ पे 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि यहाँ पे लेट सपोज अगर आप एक गैस सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर दे और यहाँ पे ये गैस के जो मॉलिक्यूल है इसके दरमियान तो एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, मोर एम्प्टी स्पेसेस। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर इस गैस के पार्टिकल को आप एक ही जगह पे ला के यहाँ पे ज़रा बंद कर दे तो यार यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये टोटल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे ये जो सिलेंडर है अगर मैं गैस इसको ओपनली छोड़ दूँ तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, क्योंकि गैसेस उतनी जगह पे रहेंगे जितना इसको आप फ्री स्पेस दे रहे हो। तो मीन टोटल गैस मीन ये जो पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो इतना कम है कि हम टोटल गैस के मुकाबले में इसके वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यार इसमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पार्टिकल का साइज़ कम होता है लेकिन एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। So this is called according to kinetic molecular theory। तो postulate number 5th, postulate number 6th और postulate number 7 जो है ये आपने याद रखना है। और next postulate के मुताबिक postulate number 8 according to kinetic molecular theory के अगर मैं आपसे यहाँ पे एक चले पोस्टुलेट पहले लिख देते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे ये दो बातों को अंडरलाइन कर दें। एक हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ज़िक्र करते हैं।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं पढ़ रहे? एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चले, एब्सोल्यूट का वर्ड्स तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मैयर इन केल्विन, टेम्परेचर मैयर इन केल्विन, टेम्परेचर मैयर इन केल्विन। लेट सपोज अगर यहाँ पे हम एक MCQs लिखें कि 10 डिग्री और 15 केल्विन और 100 फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है? तो एब्सोल्यूट का वर्ड्स कब आएगा? जब टेम्परेचर को आप केल्विन में मैयर करें, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो यार अगर मैं एक गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर दूँ तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे बॉटम पे होंगे, तो ये फ्री नहीं होंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका मोशन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर मैं ये वाले मॉलिक्यूल देखूँ तो ये फ्री है, तो ये फ्रीली मोशन करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यार गैस में हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, दैट्स वाई हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है मीन एवरेज की बात करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को तो स्टडी नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे एक दूसरी बात भी याद रखें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। मीन अगर मैं आपसे MCQs में पूछूं कि which one gas have highest average kinetic energy at 10 डिग्री सेंटीग्रेड? यहाँ पे ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस मास 2 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका 44 ग्राम। तो यार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है ना कि एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पोस्टुलेट नंबर 8 के मुताबिक। तो अब 9 के मुताबिक कह रहा है कि एट सेम टेम्परेचर molecules of different gases have same average kinetic energy। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल सेम। जब टेम्परेचर सेम होगा ना, अगर सारे गैसेस को आपने एक ही जगह पे रखा है तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर होगी। लेकिन हाँ, अगर जिस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये MCQs में ऐसे लिखो, इस बात को ज़रा नोट कर दें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बजाय अगर मैं लिखूँ कि इस गैस में हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, ठीक है, लेकिन अगर हाईएस्ट वेलोसिटी की बात हो तो फिर हाइड्रोजन वाला गैस जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यार काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। तो अगर इस गैस का मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल आंसर, और इसका अगर मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो ओवरऑल आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर हम ओनली वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना एक गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगा। और लास्ट पोस्टुलेट जो है कि गैसेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन नो effect of gravity on gases। ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी गैस को फ्रीली छोड़ दे तो वो ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।